Hello, it's a very lovely good evening from here in Delhi, and hope that each one of you are absolutely fine, hale, and hearty. So, today we are starting a chapter by the name Final Accounts of Profit Making Entities. तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज़ का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और ये चैप्टर जो है बेसिकली बहुत आसान चैप्टर है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने कई बार देखा है कि बहुत से बच्चों को ना इस चैप्टर के नाम को लेकर के प्रॉब्लम हो जाती है। पहले तो मैं कंफ्यूजन आपको दूर कर दूं। सबसे पहले तो आपको समझना क्या है कि जब हम फाइनल अकाउंट्स की बात यहां पर कर रहे हैं तो फाइनल अकाउंट्स फाइनल अकाउंट्स का जहां तक सवाल है, एक तो बड़े फाइनल अकाउंट्स जो होते हैं वो होते हैं कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस के, और एक होते हैं फाइनल अकाउंट्स नॉन कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस के। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए अच्छी तरह से। मैंने क्या कहा, फाइनल अकाउंट्स जो होते हैं, आप पेन पेंसिल नोट पैड्स वगैरह निकाल लें और इसको लिखना भी शुरू करें। करेक्ट, साथ साथ लिखना भी है। तो मैंने बताया कि जहां तक फाइनल अकाउंट्स का सवाल है, एक तो मैंने कहा कि फाइनल अकाउंट्स जो होते हैं वो कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस के होते हैं, यानी कि फाइनल अकाउंट्स ऑफ कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस। अब कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस का मतलब क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस का मतलब है सिंपल वर्ड्स में कंपनीज, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस। तो एक तो होते हैं फाइनल अकाउंट्स कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस के, यानी कि जो कंपनीज होती हैं जब वो अपनी फाइनल अकाउंट्स बनाती हैं तो हम उनको कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वो जो बनते हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बनाए जाते हैं। करेक्ट। उसके अलावा फाइनल अकाउंट्स जो होते हैं, फाइनल अकाउंट्स उसके अलावा नॉन कॉरपोरेट बॉडीज के होते हैं। अब नॉन कॉरपोरेट बॉडीज का क्या मतलब है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नॉन कॉरपोरेट बॉडीज यानी कि जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं है, नॉन कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस, नॉन कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस। तो पहले तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि फाइनल अकाउंट्स एक तो हैं कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस के, दूसरे होते हैं नॉन कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस के। नॉन कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस का मतलब है कि जैसे कि इसमें नॉन कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस के अंदर हमें मालूम है कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको अलग से लिख रहा हूँ। पहले तो कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस का मतलब है कंपनीज, और नॉन कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस का मतलब है ऐसी एंटरप्राइजेस जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं है, जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं है। नॉन कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस के अंदर भी एक तो हम कह सकते हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपने चैप्टर कराया ना नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर भी तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते थे। तो एक तो होते हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा एक होते हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ सिंगल ट्रेडर। सिंगल ट्रेडर, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सिंगल ट्रेडर। आपने सिंगल एंट्री सिस्टम करा है, सिंगल ट्रेडर। फाइनल अकाउंट्स ऑफ सिंगल ट्रेडर बेसिकली आप पढ़ते हैं चैप्टर सिंगल एंट्री के अंदर, जिसको कि हम जस्ट लेट मी राइट सिंगल एंट्री, और सिंगल एंट्री को हम अकाउंटिंग अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। फॉर अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। करेक्ट। तो पहले तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। मैंने देखा बहुत बच्चों को ना नाम को लेकर के बड़ी कन्फ्यूजन है इस चैप्टर के। तो जहाँ एक तो होते हैं नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस के अंदर, अब हम बात कर रहे हैं नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस के अंदर, एक तो फाइनल अकाउंट्स हो गए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, एक हो गए फाइनल अकाउंट सिंगल ट्रेडर के। करेक्ट। इसमें भी आप कन्वर्जन मेथड के अंदर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे। सिंगल एंट्री सिस्टम को आपको मालूम है अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी हम कहते हैं, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। और उसके अलावा होते हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप्स। सोल प्रोप्राइटरशिप्स, सोल प्रोप्राइटरशिप। करेक्ट। तो नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस
तो अब आपको पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि फाइनल अकाउंट्स, एक तो हम बात करते हैं कंपनीज एक्ट के तहत, जो कि कंपनीज फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करती हैं और वो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से अपने फाइनल अकाउंट्स को बनाएंगी। उसके अलावा नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करती हैं। और जब हम बात करते हैं नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस की, तो इसके अंदर पॉसिबल हो सकते हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ, जो कि आप एनपीओ के अंदर पढ़ते हैं। इसी तरह फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए सिंगल ट्रेडर, जो कि आप सिंगल एंट्री सिस्टम में या अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में पढ़ते हैं। और उसके बाद बच गई सोल प्रोप्राइटरशिप। इज इट क्लियर टू यू? तो सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिकली आपको समझना क्या है कि आपके कोर्स में बेसिकली ये वाला हिस्सा है जब हम फाइनल अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, और ये पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये पार्ट आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। करेक्ट? ये आप नेक्स्ट फेज ऑफ एजुकेशन में पढ़ेंगे कि कंपनीज अपने फाइनल अकाउंट्स को किस तरीके से प्रिपेयर करती है। नंबर 1। नंबर 2, फाइनल अकाउंट्स की कंफ्यूजन को पहले तो दूर करने के बाद अब हमने फाइनल अकाउंट्स की बात करी, तो फाइनल अकाउंट्स का बेसिकली मतलब क्या है और फाइनल अकाउंट्स से हमारा रियल कंसर्न क्या है, इस बात को समझने के लिए थोड़ा यहां पर ध्यान दें। जाहिर है कि जब हम बात करते हैं फाइनल अकाउंट्स की, तो इसके लिए हमें कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें बनानी पड़ती हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा बैलेंस शीट। याद रखें, अब हम सिर्फ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप की चर्चा कर रहे हैं। करेक्ट? क्योंकि इसकी और इसकी चर्चा इन रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में हो चुकी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, यानी कि जब हम वर्ड फाइनल अकाउंट्स कहते हैं तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारा मतलब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट से होता है। अब फाइनल अकाउंट्स का बेसिक पर्पस क्या है, और फाइनल अकाउंट से मैंने कहा रियली में हम देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे जरा इसका मतलब भी क्या है, क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन बच्चों को रहती है। ध्यान से समझने की कोशिश करें। देखो, कोई भी कंसर्न हो, कोई भी एंटरप्राइजेस हो, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में एक उनकी अकाउंटिंग साइकिल होती है। कि कोई भी एंटरप्राइज हो, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में उनकी एक अकाउंटिंग साइकिल होगी। अकाउंटिंग साइकिल का मतलब क्या है? अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल कोई भी एंटरप्राइज जो होगी उसकी एक अकाउंटिंग साइकिल होती है किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में। फॉर एग्जांपल, लेट अस से कोई एंटरप्राइज है या कोई सोल प्रोप्राइटर है। मिस्टर ए नाम का कोई आदमी है, उसकी कोई एंटरप्राइज है। करेक्ट? अब मान लेते हैं ये जो एंटरप्राइज है, इस एंटरप्राइज की इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में, ये जो भी अकाउंटिंग पीरियड है, मान लेते हैं ये अकाउंटिंग पीरियड 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो रहा है और 31/12/22 को ख़त्म हो रहा है। करेक्ट? इस अकाउंटिंग पीरियड में पहले तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारी टोटल सेल्स कितनी हुई, हमारी टोटल परचेजेस कितनी की हो गई, हमारे टोटल डायरेक्ट नेचर के खर्चे कितने हो गए, डायरेक्ट नेचर के खर्चे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हमारे इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे कितने हो गए, इनडायरेक्ट। कोई भी कंसर्न जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में है या ट्रेडिंग एक्टिविटी में है, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में पॉसिबली उसके क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, परचेजेस से हो सकती है, उन्होंने जितने भी खर्चे करे, चाहे वो डायरेक्ट नेचर के हो या इनडायरेक्ट के हो, उनसे रिलेटेड उनके खर्चे हो सकते हैं। उसके अलावा हो सकता है कि उन्होंने कुछ एसेट्स वगैरह परचेज करे हों और कुछ लायबिलिटीज़ इनकर करी हों, कुछ एसेट्स वगैरह परचेज करे हों या इन्होंने कुछ लायबिलिटीज़ जो हैं इनकर करी हों। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में मान लेते हैं मिस्टर ए की इस एंटरप्राइजेस ने कुछ सेल्स करी, कुछ परचेज करी, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर करे, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर करे, कुछ एसेट्स खरीदे या बेचे, कुछ लायबिलिटीज हमने पे करी या रेस करी। इन सब को हम क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन।
अकाउंटिंग साइकिल का मैं मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अकाउंटिंग साइकिल का बेसिकली मतलब क्या है? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में हमारी क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। और जब हम वर्ड ट्रांजेक्शन्स कहते हैं तो ट्रांजेक्शन से अब आपका मतलब क्लियर हो जाना चाहिए। करेक्ट, हमने कितनी सेल करी, कितनी परचेज करी, कितने हमारे एक्सपेंसेस हुए, कितने एसेट हमने खरीदे बेचे, कितनी लायबिलिटी हमने इनकर करी या और हमने रेज करी है। तो ये सब ट्रांजेक्शन्स हैं। तो सबसे पहला इशू अकाउंटिंग साइकिल में हम ये देखते हैं कि हमारी क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हुई। अब इससे पहले के एजुकेशन में आप कई बार ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग बिल्कुल स्क्रैचेस से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो समझना ये भी है, मुझे मालूम है ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है और परहैप्स मुझसे बेहतर मालूम है। करेक्ट, ट्रांजेक्शन्स जब हो जाती हैं उसके बाद हम उनको जर्नलाइज करते हैं, जो तुम जर्नल में करते थे, जर्नलाइज। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती थी आप उनको जर्नलाइज करते थे। जैसे कि आप सेल से रिलेटेड, स्पेशली क्रेडिट सेल से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स होती थी उसको सेल्स बुक में हम लिखते हैं या आप लिखा करते थे। इसी तरह से क्रेडिट से रिलेटेड जितनी भी परचेजेज हैं वो आप परचेजेस बुक में लिखते थे। जितने भी आपके डायरेक्ट नेचर के खर्चे या इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं, जो भी आपने एसेट्स वगैरह खरीदे वरीदे हैं, इनकी भी फिर आप क्या बोलते हैं एंट्री करते थे। लेकिन अधिकतर ये एंट्री आपकी जो होती थी वो जर्नल प्रॉपर में होती थी। यानी कि हम हमको मालूम है कि जो जर्नल होते हैं वो भी कई तरीके के होते हैं। जैसे सेल्स जर्नल है, जैसे परचेजेस है, सेल्स रिटर्न है, परचेजेस रिटर्न है, बिल्स रिसीवर है, बिल्स पेबल बुक है। इज इट और नॉट? सिंपल वर्ड्स में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होती थी आप उनकी जर्नल एंट्री करते थे, उनको अपने जर्नल में रिकॉर्ड करते थे। ये आपकी अकाउंटिंग साइकिल का दूसरा पार्ट होता है। तो जितने भी आपकी इस साल ट्रांजेक्शन हुई हैं उनको आपने जर्नलाइज कर लिया। अब जर्नलाइज करने के बाद आप क्या करा करते थे? इस शीट को मैं थोड़ा सा इधर रख देता हूँ, मैंने कहा साथ साथ आप लिखते भी रहना अगर आप लिखना चाहते हो तो। जर्नलाइज करने के बाद फिर तीसरे नंबर पे आप मुझे बता सकते हो आप क्या करते थे? आप लेजर्स बनाते थे। याद है ना आपको? LEDGERS। आप लेजर्स बनाते थे। अपने जर्नल के थ्रू आप लेजर्स बनाते थे, उसके अंदर बहुत सारे आप टी फॉर्मेट में अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे। फिर लेजर्स के जो बैलेंसेस होते थे उसको आप अकाउंटिंग ईयर के एंड में या अकाउंटिंग पीरियड के एंड में एक सेपरेट स्टेटमेंट में लिखते थे, जिसको कि आप ट्रायल बैलेंस बोलते थे। ट्रायल बैलेंस यानी कि अकाउंटिंग साइकिल के अंदर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस ये हमारा फोर्थ स्टेप है। सबसे पहले तो ट्रांजेक्शन्स, ट्रांजेक्शन्स के बाद फिर क्या करते हैं? हम जर्नलाइज करते हैं। जर्नलाइज करने के बाद हम लेजर्स प्रिपेयर करते हैं और लेजर्स को प्रिपेयर करने के बाद फिर हम एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस अगर हमने सब काम ठीक करा है तो हमें मालूम है कि ट्रायल बैलेंस जो है वो अपने आप टैली हो जाना चाहिए। अब ट्रायल बैलेंस जब बन जाता है तो ट्रायल बैलेंस के आधार पर फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। यानी कि फाइनल अकाउंट्स की जो प्रिपरेशन होगी वो ट्रायल बैलेंस के आधार पर होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद हम अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। फाइनल अकाउंट्स, बिकॉज फाइनल अकाउंट्स का मतलब है ये अकाउंट्स की लास्ट स्टेज है। फाइनल अकाउंट्स अकाउंट्स की ये लास्ट स्टेज है, ये अकाउंटिंग साइकिल की लास्ट स्टेज है। तो इसीलिए इसका नाम भी फाइनल अकाउंट्स है। यानी कि अब हम फाइनल अकाउंट्स ड्राफ्ट करते हैं और फाइनल अकाउंट्स ड्राफ्ट करने के लिए हमें बेसिकली एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है और दूसरा हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स का बेसिकली मतलब ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि इस साल के एंड में, यानी कि बेसिक पर्पस ये है, जस्ट वेट, पर्पस में वो भी लिख ही दूं। फाइनल अकाउंट्स यानी कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पर्पस क्या है कि एक तो हम ये देखना चाहते हैं कि पूरे अकाउंटिंग पीरियड में हमारा प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ। इजंट इट और नॉट? हम अपने एफर्ट्स का नतीजा देखना चाहते हैं। पूरे साल भर पढ़ने के बाद आप एनुअल एग्जामिनेशन देते हो ना, एनुअल एग्जामिनेशन देने के पीछे पर्पस यही होता है। और जो आपके स्कूल्स या कॉलेजेस हैं या जो प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं वो आपके एग्जामिनेशन क्यों कंडक्ट करती हैं? इसीलिए। तो आप अपनी परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं, आप देखना ये चाहते हैं कि आपका रिजल्ट कैसा रहा। इसी तरह बिजनेस भी इस बात को देखने में इंटरेस्ट रखता है कि इस अकाउंटिंग साइकिल में हमने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, यानी कि टू एसेस द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस। एक तो हम इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं टू एसेस द रिजल्ट, टू एसेस द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस। यानी कि इस साल जो हमारे ऑपरेशंस रहे उसका रिजल्ट क्या रहा, टू एसेस द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस।
और इसका पता करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। उसके अलावा हम ये भी देखना चाहते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। क्या हमारी पोजीशन बहुत साउंड है, क्या हमारी पोजीशन हेल्दी है या नहीं है, हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी है। तो इस पर्टिकुलर डेट को हमारी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, यानी कि अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हमारी क्या पोजीशन है। तो दूसरा पर्पस है टू एसेस फाइनेंशियल पोजीशन, टू एसेस फाइनेंशियल पोजीशन at the end of the reporting period या at the end of the year, at the end of accounting period लिख लो अभी, accounting period। तो अकाउंटिंग पीरियड के अंत में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। एक तो पर्पस है कि इस पूरे साल में, यानी कि इस पूरे पीरियड में हमने कितना नफा नुकसान कमाया, ये जानने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। और अकाउंटिंग ईयर के अंत में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ये जानने के लिए बेसिकली हम बैलेंस शीट बनाते हैं। अब इस पार्ट को भी समझने के बाद थोड़ा सा मैं आगे की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं। जो मैंने ये अभी चीज बताई, इसी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, करेक्ट, एक एग्जाम्पल के सहारे। अगर आप लिखना चाहते हैं, थोड़ा सा आपको पेशेंस से सुनना पड़ेगा, फिर चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। मान लेते हैं मिस्टर एक्स का या मिस्टर K1 का कोई बिजनेस है, करेक्ट, या इसने एक नया नया बिजनेस स्टार्ट करा, चलो ऐसे मान लेते हैं। इसने एक बिजनेस स्टार्ट करा, कौन सी डेट को बिजनेस स्टार्ट करा, बिजनेस स्टार्टेड, इसने बिजनेस स्टार्ट करा 1/1/2022 को। इस तारीख को इसने बिजनेस स्टार्ट करा है। इज इट क्लियर। अब ये जो बिजनेस इसने स्टार्ट करा, हम मान लेते हैं इसका अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का है। तो अकाउंटिंग पीरियड जो खत्म होगा वो 31/12/2022 को खत्म होगा। हाँ या ना, बिल्कुल होगा। इजंट इट और नॉट। अब मान लेते हैं कि जब इसने 1 तारीख को बिजनेस स्टार्ट करा, यानी कि 1/1/2022 को, तो बिजनेस फ्री में तो स्टार्ट होगा नहीं, इसको बिजनेस में कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे। इजंट इट और नॉट। ये आपने बिल्कुल 11th में, 12th में, बीकॉम फर्स्ट ईयर वगैरह में भी कई बार पढ़ा हुआ है, करेक्ट। तो प्रोफेशनल लेवल पे आते आते तो अब आपको मालूम ही है, लेकिन फिर भी लेट अस से कमेंस्ड बिजनेस, इस दिन इसने बिजनेस स्टार्ट करा, कमेंस्ड बिजनेस, commenced business with rupees, चलो 10 लाख लिख लेते हैं। 10 लाख रुपए से इसने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, करेक्ट। अब बिजनेस स्टार्ट करा तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ शुरुआत में इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह भी चाहिए होती हैं। लेट अस से इस अकाउंटिंग ईयर में, करेक्ट, लेट अस से इन द मंथ ऑफ फरवरी में उसने कुछ एसेट्स खरीदे, परचेस्ड एसेट्स। और जब मैंने एसेट लिखा तो मैं लिख देता हूं परचेस्ड फिक्स्ड एसेट। उसने कुछ फिक्स्ड एसेट खरीदे, फिक्स्ड एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी वगैरह, उसने कुछ फिक्स्ड एसेट खरीदे। लेकिन ध्यान से सुने मैं क्या लिख रहा हूं। ही परचेस्ड फिक्स्ड एसेट वर्थ, उसने फिक्स्ड एसेट खरीदे लेट अस से 5 lakhs के। लेकिन मैंने ब्रैकेट पे क्या लिखा, 50% ऑन क्रेडिट। लेकिन उसने ये जो एसेट खरीदे, इनकी पेमेंट उसने 2.5 लाख की कर दी और बाकी 50% जो है इसने उधार में खरीदे हैं, करेक्ट। उसके अलावा बिजनेस को रन करने में पूरे साल में कुछ खर्चे भी लगते हैं, इजंट इट और नॉट। हमारे वर्कर्स हैं, उनको वेजेस भी देनी पड़ती हैं, जो हमारे स्टाफ है उनको सैलरी भी देनी पड़ती है, रेंट के भी खर्चे हैं, टेलीफोन के भी खर्चे हैं, दुनिया भर के खर्चे हैं। अब अकाउंट्स में जितने भी खर्चे होते हैं, कुछ तो डायरेक्ट नेचर के होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं, आपको मालूम है। वैसे डायरेक्ट नेचर के खर्चे वो खर्चे होते हैं जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से एसोसिएटेड हैं,
या किसी सामान को जब हम खरीद के लाते हैं उससे एसोसिएटेड। हालांकि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट की चर्चा अभी मैं लास्ट बाद में और डीप में करूंगा, और बाद में आपका एक चैप्टर भी है कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसमें भी उसकी चर्चा होगी। अभी मैंने सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर लिखा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वैसे आपको मालूम ही है, लेकिन फिर भी जैसे वेजेस है, फ्रेट इनवर्ड्स है, कैरेज इनवर्ड्स है, करेक्ट, ये सब डायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मान लेते हैं आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस इस साल 1 लाख रुपए के हो गए, डायरेक्ट एक्सपेंस 1 लाख के हो गए, करेक्ट। और मैंने यहां पर लिखा डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1 लाख, ब्रैकेट में मैंने लिखा पेड पेड 80,000। खर्चे तो इस साल आपके 1 लाख के थे, लेकिन आपने केवल 80,000 की पेमेंट करी है, करेक्ट। उसके अलावा फिर मैंने लिखा कुछ इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट खर्चे मान लेते हैं वो भी 1 लाख के हैं, लेकिन लेटेस्ट से मैंने उसके आगे या पीछे कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब अगर मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये सारे खर्चे हमने पे कर दिए, करेक्ट। ये पोजीशन आपको दी है। अब होता क्या है, जब अकाउंटिंग ईयर खत्म हो जाता है, आपको एक बात समझनी पड़ेगी। कुछ बातें मैंने कहा है, मेरे को मालूम है कि आपने 1000 बार ये चैप्टर करा है। ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ इनिशियली, वो भी आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, लेकिन फिर भी अकाउंटिंग पीरियड यहाँ से स्टार्ट हुआ और इस तारीख को ख़त्म हो गया। होता क्या है कि जब अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म हो जाता है तो उसके कुछ दिन के बाद, देखो अकाउंटिंग पीरियड यहाँ ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना, यहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए। ये अकाउंटिंग पीरियड आपका ख़त्म हो गया बेटा यहाँ पर, ठीक है। अब अकाउंटिंग पीरियड के ख़त्म होने के कुछ दिन के बाद ही जनरली एंटरप्राइजेज अपनी स्टॉक की वैल्यूएशन करती हैं कि इस साल जो हमने सब माल खरीदा था, क्या वो सारा माल बिक गया या उसमें से कुछ माल बच गया या नहीं बच गया। लेकिन ये अकाउंटिंग पीरियड के ख़त्म होने के बाद ही पता लगता है। मान लेते हैं अकाउंटिंग पीरियड के ख़त्म होने के बाद हमें पता लगा कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक जो है वो मान लेते हैं 1 लाख रुपए का क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बच गया। 1 लाख रुपए का क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बच गया। इज इट क्लियर टू यू? दूसरी चीज, इस पूरे साल में मैंने आपको ट्रांजेक्शन्स लिखाई, लेकिन हमारी दो सबसे मेन ट्रांजेक्शन्स होती हैं। एक तो मैंने आपको परचेज ऑफ एसेट्स के बारे में लिखा है, डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में लिखा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में बताया। लेकिन इस पूरे साल में हमारी दो मेन ट्रांजेक्शन हैं जो मैं अब आपको लिखा रहा हूं। इस पूरे साल में मान लेते हैं कि हमारी जो सेल्स हैं, सेल्स, सिंप्लिसिटी के लिए मैंने सेल को 10 लाख लिख दिया, 10 लाख की सेल्स है, करेक्ट। और हम ये भी लिख रहे हैं 70% ऑन क्रेडिट, यानी कि जो इस साल मैंने सेल करी उसमें से 70% की सेल मेरी क्रेडिट में रही। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद इस पूरे अकाउंटिंग ईयर में हमारी कुछ परचेजेस भी रही। परचेजेस, जब हम वर्ड सेल्स या परचेजेस इस्तेमाल करते हैं तो सेल का मतलब है सेल ऑफ गुड्स एंड परचेजेस का मतलब परचेज ऑफ गुड्स। अब जो हमने परचेजेस करी, पहले तो हम मान लेते हैं कि परचेजेस हमने 5 लाख की करी, 5 लाख की परचेजेस करी। इज इट क्लियर टू यू? और 5 लाख की जो मैंने परचेजेस करी, मैंने लिखा कि इसमें से हमने 50% क्रेडिट में करी, 50% ऑन क्रेडिट। ये हमारी अकाउंटिंग साइकिल है, हमारी ट्रांजेक्शन्स इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में, ये हमारी ट्रांजेक्शन्स है, सॉरी, इस अकाउंटिंग साइकिल में ये हमारी ट्रांजेक्शन्स हुई। इज इट क्लियर टू यू? आइए, अभी अभी मैंने बताया कि अकाउंटिंग फेज में जो दूसरा फेज होता है उसमें हम एंट्रीज पास करते हैं, जर्नल बनाते हैं, करेक्ट। तो जर्नलाइजेशन, अब मैं इनको जर्नलाइज कर रहा हूं, आप जर्नलाइज करें मेरे साथ साथ, जर्नलाइज। जब आप जर्नलाइज करेंगे तो सबसे पहली एंट्री जब उसने बिजनेस स्टार्ट करा, करेक्ट। अब ध्यान से ये बात जरा समझने की कोशिश करो, ये बात भी ना बहुत से बच्चों को मैंने देखा बड़ी कंफ्यूजन पैदा करती है।
ये बिजनेस किसका है? मिस्टर K1 का है, बिकॉज मैंने लिखा है यहाँ पर K1 ने ये बिजनेस स्टार्ट करा है, ये लिखा है ना मैंने आपको, मिस्टर K1 स्टार्टेड ए बिजनेस। बिजनेस तो मिस्टर K1 का है, लेकिन आप अपने आप को मन में क्या मान के चलो, पहले ध्यान से इस बात को समझना है जो मैं कह रहा हूं। आप अपने मन के अंदर ये मान के चलोगे कि मिस्टर K1 ने जो ये बिजनेस स्टार्ट करा, मिस्टर K1 ने जो ये बिजनेस स्टार्ट करा, वेट, आप अपने मन के अंदर ये मान लो कि आप जो हैं इस बिजनेस के मेन अकाउंटेंट हैं, चीफ अकाउंटेंट हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यानी कि जब मैं आपको ये कह रहा हूं कि मिस्टर के ने बिजनेस स्टार्ट करा 10 लाख से, तो अब आप इसको अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से कैसे बोलेंगे कि हमारे बिजनेस ने, आप इसको ऐसे बोलेंगे क्योंकि मैंने अभी अभी कहा जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो आप अपने मन के अंदर ये मान लो कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस, करेक्ट? आप अपने मन के अंदर ये मान करके चलोगे कि दिस बिजनेस इज एंटायरली सेपरेट फ्रॉम मिस्टर K1। आपने सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, उसका मतलब यही है। इसका मतलब यह है कि इस मिस्टर के का भले ही ये बिजनेस है, लेकिन फिर भी हम बिजनेस को सेपरेट एंटिटी के रूप में लेकर के चलेंगे, और हम हर चीज इस एंटिटी के पर्सपेक्टिव से, इस एंटिटी के नजरिए से जो है देखेंगे, परखेंगे और एनालाइज करेंगे। इसका मतलब है आप अपने मन के अंदर क्या मान के चल रहे हो कि तुम्हारे बिजनेस में मिस्टर के ने 10 लाख रुपए लगाए, या इस एंटिटी के अंदर, इस बिजनेस के अंदर मिस्टर के ने 10 लाख रुपए लगाए। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट को इस तरीके से करेंगे। ये जो मैंने आपको पहली लाइन दी है कि मिस्टर K1 कमेंस्ड ए बिजनेस, मिस्टर K1 ने बिजनेस स्टार्ट करा, तो अब आप एंट्रीज की क्या सोच के लिख रहे हो कि इस बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए आए, इस बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए आए। मैंने कहा ना, आप बिजनेस के एंगल से चीजों को समझोगे और देखोगे। कैश अकाउंट डेबिट 10 लाख, और वैसे तो ये पैसा K1 ने दिया है, तो मुझे लिखना तो चाहिए K1। इस बिजनेस में 10 लाख रुपए जो हैं मिस्टर के ने इन्वेस्ट करे, या बिजनेस स्टार्ट उसने करा, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन मैंने कहा इसी चीज को हम कैसे बोलेंगे कि इस बिजनेस में मिस्टर के ने 10 लाख की कैपिटल लगाई। तो इसलिए हम यहां पर कैश अकाउंट डेबिट टू K1 नहीं लिखेंगे, बल्कि टू कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि तुम्हें मालूम है अकाउंटिंग करते वक्त जो ओनर होता है, बेसिकली हम उसका नाम नहीं लिखते हैं। ओनर को सिग्निफाई करा जाता है या तो कैपिटल से या ड्राइंग से। अगर ओनर बिजनेस में कुछ कंट्रीब्यूट करेगा तो हम हमेशा वर्ड कैपिटल लिखेंगे। ऑफ कोर्स बिजनेस से अगर वो कुछ वापस लेगा, करेक्ट, या अपनी कैपिटल वापस लेगा, तो तब हम ड्राइंग्स का यूज करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मेरा कहने का मतलब है जब आप इस तरीके से एनालाइज करते हो तो आपको एनालाइज करने में तो आसानी होगी ही, दूसरा आपको इस बात में भी आसानी होगी कि ये जो तुम शुरुआत से एंट्री करते थे, ये एंट्री क्यों करते थे। तो तुम्हारे बिजनेस में आप मन के अंदर ऐसे मान के चलोगे कि जैसे बिजनेस तुम्हारा है, K1 का नहीं है, सिंप्लिसिटी के लिए, यानी कि बिजनेस की सेपरेट एंटिटी है। तो इस बिजनेस में मिस्टर के ने 10 लाख रुपए लगाए, लेकिन बिजनेस के रिकॉर्ड्स में एंट्री क्या लिखी जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। उसके अलावा सेकंड, फिर मैंने कहा कि हमने कुछ गुड्स परचेज करे थे 5 लाख के, सॉरी, हमने फिक्स्ड एसेट परचेज करे थे। जब भी फिक्स्ड एसेट परचेज करे जाएंगे तो उस केस में हम परचेजेस नहीं लिखेंगे, उस केस में हम फिक्स्ड एसेट को डेबिट करेंगे। तो मैंने लिखा फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट। कितने के फिक्स्ड एसेट आपने खरीदे? 5 लाख के फिक्स्ड एसेट आपने खरीदे, लेकिन जैसा कि मैंने लिखाया है कि इन फिक्स्ड एसेट को आपने खरीदा तो 5 लाख का, लेकिन जो पेमेंट आपने करी है वो कितनी करी है? 2.5 लाख रुपए। 50% आपने कैश में और बाकी 50% आपने क्रेडिट में खरीदा है। तो हम यहां पर लिखते हैं टू क्रेडिटर्स या सप्लायर, कुछ भी लिख सकते हो। इसका मतलब इतना पैसा अभी आपने देना है, ये आपकी लायबिलिटी है, 2,50,000। उसके बाद मैंने लिखा है कि हमारे कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो गए। डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए तो उसकी एंट्री होगी डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस इस साल से रिलेटेड 1 लाख रुपए के हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड तो 1 लाख है, लेकिन
हमने पेमेंट कितने की करी है? पेमेंट तो हमने 80,000 की करी, तो टू कैश 80,000। 80,000 जो है पैसा बाहर चला गया, लेकिन अभी हमें कुछ पैसा देना भी तो है, क्योंकि खर्चे तो 1 लाख के हो चुके हैं ना। जैसे कि आज मेरी गाड़ी को मैं अगर रिपेयर कराता हूँ और मैं किसी कारण से आज उसकी पेमेंट नहीं कर पाया, तो इसका मतलब मैंने पेमेंट तो करनी है ना। इसी तरीके से इस एंटिटी के 1 लाख के खर्चे हैं, लेकिन इन्होंने पेमेंट 80,000 की करी, तो इसका मतलब बाकी पेमेंट आउटस्टैंडिंग है, तो उसको हम लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। डायरेक्ट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट 20,000। इस तरीके से आपने ये एंट्री लिख दी। उसके अलावा इसी तरह से आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस की भी एंट्री लिखेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके कितने के हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके 1 लाख के हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस मैंने कहा कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने सारे के सारे पे कर दिए, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है मैंने कि वो आउटस्टैंडिंग है या नहीं है। उसके अलावा फिर इस साल में जो हमारी सेल्स रही, जब हम सेल्स जो हमने करी 10 लाख रुपए की, मैंने ये भी लिखाया था कि 70% हमने क्रेडिट में करी। इसका मतलब कैश में 30% की करी। जब बिजनेस सामान बेचेगा तो बिजनेस के पास कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। सामान तो 10 लाख का बेचा, लेकिन 30% हमें कैश मिला। इसका मतलब बाकी पैसा अभी हमने रिसीव करना है, क्योंकि वो हमने उधार में बेचा है, तो इसलिए डेटर्स को हम डेबिट करेंगे। डेटर्स अकाउंट्स में डेटर्स को कस्टमर भी कहा जाता है, करेक्ट। 7 लाख। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट या कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो इस तरीके से 10 लाख रुपए आपने ये एंट्री भी लिख दी सेल्स की। उसके बाद फिर आपकी कुछ परचेजेस भी हुई, तो अब आप परचेजेस की एंट्री भी करेंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट। हालांकि परचेजेस की एंट्री पहले करनी चाहिए थी, चलो कोई बात नहीं, मुझे इसे समझाना ही है। परचेजेस अकाउंट डेबिट। 5 लाख का सामान हमने खरीदा है। 5 लाख का ही खरीदा था, हाँ क्वेश्चन में, हाँ मैंने 5 लाख ही लिखाया है। और मैंने ये भी लिखाया था कि हमने इतना अमाउंट कैश में पे करा और बाकी हमने क्रेडिट में खरीदा है। टू क्रेडिटर्स 2,50,000। ये तो इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं मैंने उनकी एंट्री करी। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि इस साल के अंत में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया। बेसिकली ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची, ये तो हैं ट्रांजैक्शंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब इस साल के एंड में जनरली जब अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाता है, उसके 1-2 दिन के बाद या 6-7 दिन के बाद ही हमें पता लगता है कि हमारे पास बचा हुआ स्टॉक कितना है। इसलिए स्टॉक जो होता है ना, वो हमेशा एडजस्टमेंट माना जाता है। क्या माना जाता है? एडजस्टमेंट माना जाता है। क्योंकि स्टॉक की जो टेकिंग होती है, स्टॉक की जो वैल्यूएशन होती है, वो हमेशा अकाउंटिंग पीरियड के खत्म होने के बाद होती है। एनीवे, अभी मैं जो सिर्फ आपको बात बताना चाहता हूं कि जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, अब आप उसकी एंट्री करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, हम इसकी एंट्री लिखते हैं। तो हमारे पास इतना क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। कितना बचा था मैं खुद ही भूल गया। 1 लाख रुपए का क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बचा है, ये एंट्री आप करेंगे। इस तरीके से आपने इस साल जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई उनकी एंट्री आपने कर दी, जनरलाइज कर दिया। फिर मैंने कहा कि जर्नल बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम लेजर्स बनाते हैं। क्योंकि मुझे आपको ज़रा ठीक तरीके से समझाना है, मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा। तो अब मैंने क्या करा, थर्ड स्टेज जो तीसरी हमारी स्टेप है अकाउंटिंग साइकिल में, प्रिपरेशन ऑफ लेजर्स, मैंने लेजर्स बनाने शुरू करे। लेजर्स। अब पहली एंट्री मैंने लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब है आप एक तो लेजर अकाउंट बनाएंगे कैश अकाउंट, एक मैंने कैश अकाउंट बनाया, एक मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया। मुझे शीट ना पलटनी पड़े इसलिए मैं यहीं पर बना रहा हूं, करेक्ट।
स्केल मेरा कहाँ चला गया? स्केल की बड़ी सख्त जरूरत होती है। स्केल कहाँ भाग जाता है? दैट इज द प्रॉब्लम। आई एम नॉट एबल टू लोकेट इट। एनीवे, चलो, स्केल तो नहीं मिला, मैं पेन से ही काम चलाता हूँ। ये मैंने एक कैश अकाउंट बनाया और एक मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया, करेक्ट। अब पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में हमने लिख दिया टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। ओनर ने बिजनेस में कितना पैसा लगाया? ओनर ने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, तो हमारे बिजनेस में 10 लाख का कैश आ गया। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे बिजनेस के रिकॉर्ड में यह भी लिखा जाएगा कि हमारे बिजनेस में कैपिटल के रूप में ये कैश आया है, करेक्ट। तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाई कैश, डेट इज 10 lakhs। उसके बाद फिर दूसरी एंट्री मैंने फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड लिखी थी, तो मैंने एक फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाया। जो एंट्री हमने सेकंड लिखी है फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू क्रेडिटर, क्योंकि इसमें कैश भी आ रहा है तो कैश अकाउंट तो बना ही चुके हैं, लेकिन अब क्रेडिटर्स अकाउंट भी आ गया तो मुझे क्रेडिटर्स अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। क्रेडिटर्स अकाउंट, एक मैंने क्रेडिटर्स अकाउंट भी बनाया, क्रेडिटर्स अकाउंट, करेक्ट। अब इस एंट्री को हम जरा पोस्ट कर लें। अब इस एंट्री को जब मैंने पोस्ट करा तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट की डेबिट साइड पे मैं क्या लिखूंगा? टू कैश लिखूंगा, 2,50,000। और कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे मैं क्या लिखूंगा? बाय फिक्स्ड एसेट अकाउंट, 2,50,000। क्योंकि मेरा कैश बाहर चला गया। ये जो एंट्री है फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश टू क्रेडिटर, जिसको तुम कंपाउंड एंट्री बोलते हो, तो अभी मैंने फिक्स्ड एसेट अकाउंट में अभी मैंने बेसिकली ये एंट्री पोस्ट करी है, फिक्स्ड एसेट टू कैश, करेक्ट। अब है फिक्स्ड एसेट टू क्रेडिटर अकाउंट, तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट की डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू क्रेडिटर्स, टू क्रेडिटर्स, शॉर्ट में लिख दिया मैंने थोड़ा, 2,50,000। और क्रेडिटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय फिक्स्ड एसेट, डेट इज 2,50,000, करेक्ट। उसके बाद फिर हमने जो तीसरी एंट्री लिखी थी वो लिखी थी डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट मैंने ये बनाया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डायरेक्ट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, तो मुझे इसमें एक डायरेक्ट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश पहले तो मैंने लिखा, तो डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट की डेबिट साइड पे मैं लिखूंगा 80,000 और कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे मैं लिखूंगा बाय डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट इज 80,000। फिर है डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट की डेबिट साइड पे मैं लिखूंगा टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट 20,000 और उसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे मैं लिखूंगा बाय डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20,000, करेक्ट। उसके बाद फिर मैंने एंट्री लिखाई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट की डेबिट साइड पे मैंने लिखा टू कैश, क्योंकि एंट्री है इनडायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,00,000 और कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे मैं लिखूंगा बाय इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डेट इज इक्वल टू 1,00,000। यहां तक ठीक है? बिल्कुल सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये सब आपको चीजें पहले से ही मालूम है। उसके बाद फिर हमने सेल्स की एंट्री लिखी है, तो अब मैंने एक सेल्स अकाउंट बनाया, सेल्स अकाउंट, और उसके बाद डेटर्स अकाउंट भी फिर मैंने बनाना शुरू करा, ठीक है। सेल्स अकाउंट में
पहले तो मैंने लिखा सेल्स अकाउंट, एंट्री क्या लिखी थी हमने, कैश अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे पहले तो बाई कैश, दैट इज 3 lakhs, करेक्ट। और कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे हम लिखेंगे टू सेल्स, दैट इज इक्वल टू 3 lakhs। फिर ये जो एंट्री है ये भी कंपाउंड एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट टू सेल्स। अभी हमने कैश टू सेल्स को पोस्ट करा है, फिर है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अब मैं क्या करूंगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो सेल्स अकाउंट में तो क्रेडिट साइड में बाई डेटर्स आ जाएगा और 7 लाख आ जाएगा, करेक्ट। और मैंने एक डेटर्स अकाउंट बनाया और डेटर्स अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू सेल्स, 7 लाख, करेक्ट। टू डेटर्स 7 लाख। उसके बाद फिर हमने बनाया ध्यान से सुने, उसके बाद फिर हमने बनाया परचेजेस अकाउंट, करेक्ट। परचेजेस अकाउंट एंट्री थी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू क्रेडिटर्स। तो परचेजेस अकाउंट की डेबिट साइड पे मैंने लिखा टू कैश, 5 लाख की परचेजेस थी, 50% हमने कैश में पे करा, और टू क्रेडिटर्स, और 2,50,000 हमने क्रेडिटर्स को अभी पे करने हैं। वेट, अब परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश लिखा तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाई परचेजेस आएगा, 2,50,000। यहां तक ठीक। और उसके अलावा आपने परचेजेस में टू कैश लिखा है, तो आपने परचेजेस अकाउंट में टू कैश लिखा है, तो इसलिए अब क्या होगा कि परचेजेस अकाउंट में एक्चुअली एंट्री बीच में फोन आ गया, लेट मी सी। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू क्रेडिटर्स, तो परचेजेस अकाउंट की डेबिट साइड में टू कैश टू क्रेडिटर्स, और कैश अकाउंट में मैंने बाई परचेजेस लिख दिया, और अब मुझे क्रेडिटर्स अकाउंट में भी बाई परचेजेस लिखना पड़ेगा, बाई परचेजेस, दैट इज इक्वल टू 2,50,000। इज इट क्लियर टू यू? अब क्लोजिंग स्टॉक का मैंने अकाउंट नहीं बनाया, अगर आप बनाना भी चाहो तो बना सकते हो। हालांकि क्लोजिंग स्टॉक वाली बेसिकली ये एडजस्टमेंट एंट्री है, इसलिए इसका लेजर बनाने का अभी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लेजर जो अकाउंटिंग साइकिल के बीच में ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन्हीं का टेक्निकली बनाया जाता है, और उन्हीं के आधार पर बेसिकली हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो इसलिए मैंने क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स के लिए लेजर अकाउंट अलग से नहीं बनाया, करेक्ट, नंबर वन। नंबर टू, अब मैं क्या करूंगा, इसको बैलेंस करूंगा। इसको जब हम बैलेंस करेंगे तो यहां आपको ध्यान से करना है, इधर का टोटल 13 लाख है, ये कौन सी साइड है, ये डेबिट साइड है। डेबिट साइड बड़ी है, क्योंकि अगर मैं क्रेडिट साइड को टोटल करूंगा तो कितना आ गया, डेट इज 255 लाख, 6 लाख, 6,80,000 आ गया। अब 6,80,000 को 13 लाख में से माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर जो हमारी आ गई मेरे ख्याल से 6,20,000 की आ गई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये जो बैलेंसिंग फिगर है इसको बैलेंस कैरीड डाउन तो मैं बोलूंगा, लेकिन तुम्हें ये जो मैंने रेड पेन से लिखा है ना, ये बैलेंसिंग फिगर्स हैं। पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए ये बैलेंसिंग फिगर्स हैं, और दूसरा आपको क्या मालूम होना चाहिए कि डेबिट साइड बड़ी है, तो दिस इज डेबिट बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस है। अब बार बार मैं नहीं लिख सकता, एक बार मैंने लिख दिया, ये डेबिट बैलेंस माना जाएगा। डेबिट बैलेंस इसलिए माना जाएगा क्योंकि डेबिट साइड हमारी क्रेडिट साइड से बड़ी है और 6,20,000 से बड़ी है। एक बार मैं चेक कर लूँ, 5 लाख, 6 लाख, 680, तो 13 लाख में से हमने इतना माइनस करा तो इतना ही बैलेंस आएगा। अब मैंने कैश अकाउंट को टैली करा, कैश अकाउंट का टोटल आप करेंगे तो वो 10 लाख 10 लाख आएगा, नो डाउट अबाउट डैट। और इसमें बैलेंस कैरीड डाउन, मैंने तो ग्रैंड टोटल नहीं लिखा, सिर्फ मैंने बैलेंस लिख दिया, बैलेंस कैरीड डाउन 10 लाख आएगा। और ये जो 10 लाख है ये क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है,
बैलेंस कैरीड डाउन, दिस इज योर क्रेडिट बैलेंस, इजंट इट और नॉट। अब इसी तरह से आपने फिक्स्ड एसेट अकाउंट को टैली करा। अब जब आपने फिक्स्ड एसेट अकाउंट को टैली करा तो फिक्स्ड एसेट में भी डेबिट साइड बड़ी है, बल्कि क्रेडिट साइड में तो कोई बैलेंस ही नहीं है, तो इसलिए बैलेंस यहां पर हम लिखेंगे बैलेंस कैरीड डाउन, और बैलेंस कैरीड डाउन आ जाएगा आपका 5 लाख रुपए का। अब ये जो बैलेंस है मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये डेबिट बैलेंस है। इसी तरह से अब हम क्रेडिटर्स को टैली करेंगे। अब क्रेडिटर्स को टोटल करेंगे तो इत्तेफाकन क्रेडिटर्स अकाउंट में भी 5 लाख का बैलेंस है, लेकिन उनकी क्रेडिट साइड बड़ी है, इसलिए क्रेडिटर्स में जो बैलेंस आप लिखेंगे 5 लाख वो इस तरफ लिखेंगे, और ये क्रेडिट बैलेंस है, मुझे ये भी बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। करेक्ट। उसके बाद फिर आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस को टोटल करें। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो एक्सपेंसेस को आपने टोटल करा तो इसमें 1 लाख का बैलेंस है, तो 1 लाख आपने यहां पर लिखा। करेक्ट। आपने कई बार इस तरह के अकाउंट बनाए हैं, कोई मैंने नई चीज आपको नहीं बताई। इसी तरह से अब आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस को करेंगे तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी आपने देखा 1 लाख। करेक्ट। इसी तरीके से ये सब डेबिट बैलेंस है। परचेजेस को आपने टैली करा तो परचेजेस में भी जो बैलेंस आ रहा है वो 5 लाख का आ रहा है, और ये डेबिट बैलेंस है, बैलेंस कैरीड डाउन 5 लाख। करेक्ट। उसके बाद फिर अभी ये अकाउंट बच गया है एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। इसमें बैलेंस कैरीड डाउन कितना आ गया, 20,000 का बैलेंस आ गया। ये 20,000 का बैलेंस आपने लिखा। उसके बाद आपने सेल्स अकाउंट को टैली करा। सेल्स अकाउंट में ऑफ कोर्स क्रेडिट साइड बड़ी है, और सेल्स अकाउंट में बैलेंस जो है वो 10 लाख का है, 10 लाख का है। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा अब आपने डेटर्स अकाउंट को टैली करा, तो डेटर्स अकाउंट में बैलेंस कैरीड डाउन, जो मैं रेड पेन से लिख देता हूं, ये डेबिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस आपका 7 लाख का है। तो इस तरह हमने तीसरी अकाउंटिंग साइकिल में अपने तमाम लेजर अकाउंट्स बनाए। अब आपने नोट करा कि लेजर अकाउंट बनाने से आपको क्या फायदा मिला। एज एन अकाउंटेंट आपको मालूम होना चाहिए कि लेजर अकाउंट क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कि इस अकाउंटिंग पीरियड के एंड में आपके पास 6,20,000 का कैश में बैलेंस है, और इस अकाउंट के अंदर ये चीज़ें बता रही हैं कि किस तरह से कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ। कुछ पैसा आपके पास थ्रू कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल आया, कुछ आपका सेल्स से आया, कैश सेल से आया, और कुछ आपने उसमें से फिक्स्ड एसेट परचेज करने में लगा दिया, कुछ एक्सपेंसेस पे करने में लगा दिया, और कुछ परचेज ऑफ गुड्स परचेज करने में लगा दिया, और इतना बैलेंस आपके पास बचा है। इसका मतलब लेजर अकाउंट्स क्या बताते हैं, इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग साइकिल के ख़त्म होने के बाद बेसिकली सिचुएशन क्या है। इसी तरह आपके फिक्स्ड एसेट में इतना बैलेंस है, इसी तरह डायरेक्ट एक्सपेंस में इतना बैलेंस है, एंड सो ऑन। अब होता क्या है, वैसे तो आप कह सकते हो कि सर लेजर अकाउंट से भी हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लग रहा है। कुछ हद तक आप ठीक भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत हैं, लेकिन आपने देखा एक्चुअली यहां तो मैंने कम ट्रांजेक्शन ली। प्रैक्टिकल लाइफ में एक बिजनेस की हजारों लाखों ट्रांजेक्शन होती हैं। तो अब लेजर अकाउंट्स को देख करके अगर एक एंटिटी सिर्फ अपने लेजर अकाउंट्स को ही लोगों के सामने रखे और कही भाई अब आप खुद ही देख लो कि हमारी बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, तो देन इट विल बिकम वेरी हैफर्ड फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड एंड डिराइव एनी व्हाट वी कॉल व्यू रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज। तो उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। करेक्ट। हालांकि ये भी एक तरीके से आपको ये बता रहे हैं कि अकाउंटिंग पीरियड के एंड में क्या पोजीशन है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, अब हम ये देखना चाहते हैं, पहले तो अभी तक हमने जो काम करा है वो ठीक करा या नहीं करा। तो हम फिर अकाउंटिंग साइकिल की फोर्थ स्टेज में आते हैं। फोर्थ स्टेज में हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको कि तुम ट्रायल बैलेंस के नाम से बोला करते थे, ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस जब आप बनाते हैं, हालांकि कई तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन मैंने एक सिंपल तरीके से बनाया। यहां पर मैंने लिखा डेबिट बैलेंसेस, और मैंने यहां पर लिखा क्रेडिट बैलेंसेस। करेक्ट। और यहां पर मैंने पर्टिकुलर्स या डिटेल्स या नेम ऑफ अकाउंट्स लिख दिया। जैसे कि सबसे पहले जो मैंने अभी लेजर अकाउंट्स बनाए, मैंने देखा कि पहला अकाउंट कैश अकाउंट है,
फिर मैंने ये चेक करा कि कैश अकाउंट में डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। अगर डेबिट बैलेंस है तो मैं उसको डेबिट में लिख दूंगा। 6,20,000 का बैलेंस हमने निकाला था, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरीके से फिर हमने दूसरा अकाउंट कैपिटल के रूप में बनाया, तो मैंने कैपिटल यहाँ पर लिखा। अब कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा। कैपिटल अकाउंट में 10 लाख रुपए का बैलेंस है, 10 लाख रुपए का बैलेंस है, करेक्ट। उसके अलावा फिर तीसरा अकाउंट हमने फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाया, और फिक्स्ड एसेट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है जो कि 5 लाख का है। उसके अलावा फिर क्रेडिटर्स का अकाउंट हमने बनाया। क्रेडिटर्स में क्रेडिट बैलेंस है, हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस होगा, तो वो आप क्रेडिट में लिखेंगे 5 लाख। वो आपने क्रेडिट में लिखा 5 लाख, करेक्ट। उसके बाद फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने इस साल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट में बैलेंस कितना है, 1 लाख का है, तो वो आप डेबिट में लिखेंगे क्योंकि डेबिट बैलेंस है। उसके अलावा फिर हमने अकाउंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट बनाया, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट में अभी 20,000 का बैलेंस है, वो आपने यहां पर लिखा, करेक्ट। इसी तरीके से फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, आईई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसमें डेबिट बैलेंस है और 1 लाख का है, उसमें कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है। उसके बाद फिर सेल्स अकाउंट है। सेल्स अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, सेल्स अकाउंट में हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस होगा, और क्रेडिट बैलेंस 10 लाख का है। इसी तरह से फिर उसके बाद परचेजेस हैं। परचेजेस अकाउंट में आपका जो बैलेंस है वो 5 लाख का है, परचेजेस में हमेशा ही डेबिट बैलेंस होगा, करेक्ट। उसके अलावा डेटर्स हैं, और डेटर्स अकाउंट में जो बैलेंस है वो है आपका 7 लाख, और वो डेबिट बैलेंस है, करेक्ट। अब जरा मैं इसको टैली करता हूँ। टैली करके ये देखने की हम कोशिश करते हैं कि भाई ये ठीक है या नहीं है। हमने जरा टैली करा, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, तो 25 लाख 20,000, तो यहाँ का टोटल आ रहा है, तो वो टोटल आप यहाँ पर लिख देंगे 25 लाख 20,000, करेक्ट। फिर आप इसका टोटल करें, 25 लाख 20 आ रहा है या नहीं आ रहा, जरा चेक करें, क्योंकि टोटल ये मिलना चाहिए। 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख और प्लस 5 19 लाख प्लस 6 लाख 20, तो 25 लाख 20,000 टोटल आ गया। अब मैंने बताया था ना कि अकाउंटिंग पीरियड के बाद जो स्टॉक की हमने एडजस्टमेंट करी उसको हम ट्रायल बैलेंस के नीचे लिख लेते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक में कितना बैलेंस है। बात समझ में आई? तो क्लोजिंग स्टॉक में 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए का बैलेंस हम ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखते हैं, क्योंकि ये जो चीजें हैं इस अकाउंटिंग पीरियड में हुई हैं या हो चुकी हैं, जबकि ये अकाउंटिंग पीरियड के में नहीं हुई है, ये अकाउंटिंग पीरियड के खत्म होने के बाद हुई हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? इसलिए मैंने कहा कि जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको हम लेजर के अंदर टेक्निकली नहीं दिखाते हैं। तो एज ए स्टूडेंट ये फाइनर पॉइंट्स भी आपको मालूम होने चाहिए। मैंने कहा बहुत से बच्चों को लगता है कि ये सब चीज़ें में आती हैं, लेकिन फिर भी कुछ फाइनर पॉइंट्स ऐसे होते हैं। अब आपके पास ये ट्रायल बैलेंस आ गया, करेक्ट। अब बिजनेस में हजारों लोग, बिजनेस में हजारों पार्टीज होती हैं जो इंटरेस्ट रखती हैं, करेक्ट। चाहे वो मैंने कहा जितने भी यूजर्स हों, चाहे वो गवर्नमेंट हो, इन्वेस्टर्स हों, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हों, ट्रेड यूनियंस हों, करेक्ट। हजारों लोग होते हैं जो किसी बिजनेस की परफॉर्मेंस में इंटरेस्ट रखते हैं। तो जब आप अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं, यानी कि जब आप अपने फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, उनको पब्लिश करेंगे, तो कोशिश होनी चाहिए कि कम अ, बहुत कम में ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाए। कहने का मतलब ये है, तो आपने पूरे बिजनेस की जो पोजीशन है उसको इस ट्रायल बैलेंस में समेट लिया। कहने का मतलब ये है, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके सारे लेजर अकाउंट्स को देखूं परखूं, लेकिन एक ट्रायल बैलेंस को देख करके मैं आपकी परफॉर्मेंस का जायजा ले सकता हूं। और आपने अकाउंट्स के बारे में पढ़ा ही है ना कि अकाउंट इज एन आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग वगैरह। तो अकाउंटिंग एक रिकॉर्ड है। अब आप अपने बिजनेस के डाटा को प्रॉपरली क्लासिफाई कर रहे हैं ताकि जो यूजर्स हैं उनको आसानी हो आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस को समझने में। तो अब मैं क्या करूंगा, ट्रायल बैलेंस के बाद अपने फाइनल अकाउंट्स बनाऊंगा। अब हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, तो जो इतनी देर से जो हम फाइनल अकाउंट्स की बात कर रहे थे वो हमारी फाइनल स्टेज है। अब फाइनल अकाउंट्स बनाने का बेसिकली कम से कम
वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी बिजनेस की परफॉर्मेंस को, ये तो मैंने कहा कि अपने यूजर्स को बताना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, और इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हमारी बिजनेस की एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी बिजनेस की क्या पोजीशन है। ये समझने के लिए अब मैंने क्या करा, फाइनल अकाउंट्स अब हमने बनाने शुरू करे। मैंने अभी भी कहा कि फाइनल अकाउंट्स के अंदर हम दो चीज़ें मेन बनाते हैं। एक तो है आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हालांकि तुम्हारे लेवल पे ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनाया जाता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस होती हैं वो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस बनाती हैं। खैर, अभी आपको कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को लेकर के कंफ्यूजन नहीं करनी है, क्योंकि वो आपके कोर्स का पार्ट ही नहीं है। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें कि अपर पार्ट ट्रेडिंग अकाउंट है, लोअर पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये सभी को मालूम है, लेकिन जस्ट थोड़ा सा रिकैप में करते रहता हूँ। तो मान लेते हैं यहाँ तक ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है, और नीचे का पोर्शन आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इतना पोर्शन ट्रेडिंग का है और नीचे का पोर्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। अब अपने ट्रायल बैलेंस के साथ साथ, जब ट्रायल बैलेंस आपने बनाया तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के साथ साथ आप एक बैलेंस शीट भी बनाते थे, आपको मालूम है। तो आप एक बैलेंस शीट भी बनाओगे, या आपने अब बैलेंस शीट भी बनाई। बैलेंस शीट लीजिए जी, ये आपने बैलेंस शीट भी बनाई। इज इट क्लियर टू यू? तो सबसे पहले तो आपने ट्रायल बैलेंस को देखो, बस अब आपने इनको प्रॉपरली पोस्ट करना है। लेकिन यहां पर भी मैं अब आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जितने भी डेबिट बैलेंसेस होंगे, जितने भी डेबिट बैलेंसेस होते हैं, याद रखें, जितने भी डेबिट बैलेंस होंगे या तो वो एसेट्स होंगे या वो एक्सपेंस होंगे, या तो वो एसेट्स होंगे या फिर वो, मैंने कहा, एक्सपेंस होंगे, और नाम ही है इसका डेबिट। उसके अलावा क्रेडिट बैलेंसेस, जितने भी क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, या तो वो लायबिलिटी होंगी या कैपिटल होंगी। हालांकि हम लायबिलिटीज एक ही साइड यूज करते हैं, लेकिन जस्ट समझाने के लिए एंगल से मैंने बोला या तो वो लायबिलिटी होंगी या कैपिटल होंगी, और या फिर वो आपकी इनकम्स होंगी, या वो आपकी इनकम होंगी। जितने भी क्रेडिट बैलेंसेस हैं, या तो वो लायबिलिटी होंगी या कैपिटल होंगी या फिर वो इनकम होंगी। ये क्लूज भी आपको पहले से मालूम होने चाहिए। अब पहला आइटम है कैश। हमें मालूम है कि कैश एसेट है, तो कैश को मैंने बैलेंस शीट के अंदर लिख दिया। इसमें डेबिट बैलेंस है, इसलिए मैं इसको एसेट साइड में लिखूंगा। कैश अकाउंट में आपका बैलेंस 6,20,000 है, तो 6,20,000 मैंने एसेट की तरफ लिख दिया। उसके बाद ट्रायल बैलेंस के अंदर दूसरा आइटम कैपिटल है, तो कैपिटल को हम बैलेंस शीट के अंदर, हालांकि लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी साइड के अंदर, ये लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटी साइड में ही हम कैपिटल भी लिखते हैं। वैसे कहने के लिए ये लायबिलिटी साइड है, लेकिन बेसिकली ये लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड है, तुम ये भी कह सकते हो। कैपिटल का मतलब है कि तुम्हारे बिजनेस ने जो पैसा ओनर को देना है, क्योंकि ओनर ने तुम्हारे बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, तो आपके बिजनेस ने ओनर को 10 लाख रुपए देने हैं। कैपिटल का मतलब ये है, करेक्ट। उसके बाद फिर है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट अकाउंट में भी कुछ बैलेंस बचा हुआ है, तो फिक्स्ड एसेट मैंने लिख दिया। फिक्स्ड एसेट जो है उसमें बैलेंस है 5 लाख का, और वो डेबिट बैलेंस है, वो हम एसेट साइड में लिखेंगे। उसके अलावा क्रेडिटर्स हैं, तो क्रेडिटर्स का बैलेंस भी मैंने लिख दिया, और क्रेडिटर्स का बैलेंस लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा, सभी को मालूम है। क्रेडिटर्स जो हैं वो 5 लाख के हैं। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, आप सबको मुझसे बेहतर मालूम है, वो तुम ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा करते थे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आपने लिखा टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए आपने लिखे, करेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट में 1 लाख का बैलेंस है। लेकिन उसके बाद फिर नेक्स्ट आइटम है डायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। अपने ट्रायल बैलेंस में देख लो,
डायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में बैलेंस 1 लाख है, तो आपने 1 लाख यहाँ पर लिखा। उसके बाद है डायरेक्ट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग आप यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, क्योंकि उसमें क्रेडिट बैलेंस है, वो आप अपनी लायबिलिटी में लिखेंगे। फिर अगला आइटम है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसमें डेबिट बैलेंस है और वो आप अपने पीएनएल अकाउंट में लिखेंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, लोअर पोर्शन, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने लोअर पोर्शन यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा, उसमें 1 लाख का ही बैलेंस है। फिर ट्रायल बैलेंस में इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बाद अगला आइटम है सेल्स। सेल्स में क्रेडिट बैलेंस है और सेल्स जो हैं वो हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में मैंने लिखा 10 लाख, इसमें इतना बैलेंस है। उसके बाद है परचेजेस। परचेजेस में डेबिट बैलेंस है और सभी को मालूम है कि परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आप डेबिट साइड में लिखते हैं। परचेजेस 5 लाख। फिर उसके बाद डेटर्स हैं 7 लाख के, करेक्ट। 7 लाख के डेटर्स हैं, डेटर्स एसेट हैं, तो डेटर्स में हमने यहां पर लिखा डेटर्स। डेटर्स अकाउंट में आपका 7 लाख रुपए का बैलेंस है, वो आपने यहां पर लिख दिया। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद ये तो आपने वो बैलेंसेस लिखे जो कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस के थे और जो अकाउंटिंग पीरियड में बीच में हुई थी या जो अकाउंटिंग पीरियड में हुई हैं। उसके बाद जो चीज़ एडजस्टमेंट में दी होती है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ये अकाउंटिंग पीरियड के बीच की ट्रांजैक्शन नहीं है, अकाउंटिंग पीरियड के ख़त्म होने के बाद की ट्रांजैक्शन है, इसलिए इस ट्रांजैक्शन को एडजस्टमेंट में लिखा जाता है। नंबर 1, अब जो ट्रांजैक्शन एडजस्टमेंट में होती है उसके ट्रीटमेंट में और इनके ट्रीटमेंट में एक छोटा सा माइन्यूट सा फर्क है। आपने नोट करा कि जितने भी बैलेंसेस थे उनकी पोस्टिंग मैंने एक ही बार करी। जैसे कैश था मैंने सिर्फ बैलेंस शीट में लिखा, कैपिटल था मैंने सिर्फ बैलेंस शीट में लिखा, लायबिलिटी में फिक्स्ड एसेट मैंने एक ही बार लिखा, ये भी मैंने एक बार लिखा। कहने का मतलब है कि ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम्स होंगे, अब ध्यान रखना इस रूल को क्योंकि आगे ये आपको अब काम में आएंगे, कि जितने भी आइटम्स ट्रायल बैलेंस के अंदर होते हैं उनकी पोस्टिंग हम एक ही बार करते हैं। ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम्स होंगे उनकी पोस्टिंग हमेशा एक बार होगी, ये ध्यान में रखना है। और ट्रायल बैलेंस के बाहर कोई भी आइटम होगा जिसको टेक्निकली आप एडजस्टमेंट बोलेंगे या हम देखेंगे बाद में हम इनको एडजस्टमेंट बोलते हैं, उसकी पोस्टिंग हमेशा 2 बार होगी, जो कि आपको मालूम भी है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसके रीज़न क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है आपको मालूम ही है कि आप एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा करते थे 1 लाख, करेक्ट। और उसके अलावा फिर आप अपनी एसेट साइड में भी इसको लिखा करते थे। क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख। उसके बाद फिर हम अपने बिजनेस के रिजल्ट को अब देख सकते हैं कि इस अकाउंटिंग साइकिल में हमें क्या हुआ। जाहिर है कि बिजनेस का पहला साल है तो इसमें कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो अब मैंने इसको टैली करा। तो जब मैं इसको टैली करूंगा तो इधर 11 लाख है, इधर 6 लाख है, तो बैलेंसिंग फिगर आपकी ग्रॉस प्रॉफिट आ गई। ग्रॉस प्रॉफिट बेसिकली बैलेंस कैरीड डाउन, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया और ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना आ गया, 5 लाख का आ गया। ये बैलेंसिंग फिगर है। ग्रॉस प्रॉफिट बेसिकली डिफरेंस बताता है आपकी सेल में और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। सेल है आपकी 10 लाख की और अगर मैं आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलूं तो आप कैसे कंप्यूट करोगे, परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये भी आपको समझना है। वैसे तुम डायरेक्टली इनका डिफरेंस लेके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो, लेकिन जस्ट समझाने के लिए मैंने कहा कि ग्रॉस प्रॉफिट बेसिकली इज द डिफरेंस ऑफ सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एंड व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक जो कि है नहीं, प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो 5 + 1 6 - 1 5, तो आपने देखा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 लाख है, सेल्स आपकी 10 लाख की है, तो ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख आपका वैसे भी है। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आप यहां पर लिखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट आपका 5 लाख आपने अपने पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख दिया। अब उसके बाद आप अपना नेट प्रॉफिट पता करेंगे। 5 लाख में से आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करेंगे तो आपको पता लग गया कि आपका प्रॉफिट जो है वो 4 लाख का है।
प्रॉफिट कितने का है? 4 लाख का आपका प्रॉफिट है। ये जो नेट प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट किसका है? सर बिजनेस का है। वेरी गुड, ये बात आपने बिल्कुल ठीक करी। ये प्रॉफिट तो बिजनेस का है, लेकिन रियलिटी में बिजनेस का ओनर कौन है? मिस्टर K1 है। तो ये जो नेट प्रॉफिट है बेसिकली ओनर को बिलोंग करता है, तो इसलिए ये जो नेट प्रॉफिट होगा ये आप ओनर की कैपिटल में ऐड कर दोगे। अब मैंने यहां पर इसको ऐड कर दिया, 4 लाख नेट प्रॉफिट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? बात समझ में आ गई? उसके बाद अब हम इस पोजीशन में हैं कि अपनी बैलेंस शीट को टोटल कर लें। बैलेंस शीट को हमने टोटल करा 19 लाख 20,000 इधर का टोटल आ गया 19 लाख 20, और इधर का टोटल करा तो डेट इज 13 18 19 लाख 20,000। तो आपने देखा कि आपकी बैलेंस शीट का टोटल परफेक्टली मैच कर गया। लेकिन जो पॉइंट मैं आपके सामने लाना चाह रहा था कि जो हम ये फाइनल अकाउंट्स कहते रहते हैं, बेसिकली अब इसका मतलब क्या है ये क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा, इस सेशन को देखने और सुनने के बाद आपकी समझ में ये भी आना चाहिए कि जो हम फाइनल अकाउंट से चैप्टर कर रहे हैं वो बेसिकली किस संदर्भ में कर रहे हैं। हम कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब नेक्स्ट सेशन में इसमें मैं आगे की चर्चा करूंगा और थोड़ा डिटेल में हम इसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। तो ये मैंने अभी आपको एक प्रीव्यू दिया। एटलीस्ट इस प्रीव्यू को करने के बाद आपकी समझ में ये आना चाहिए कि बेसिकली ये फाइनल अकाउंट जिसमें डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट बना करके कराने से क्या होता है कि जो नॉलेज है वो अधूरी रह जाती है। तो इसलिए इसका डीप कॉन्सेप्चुअलिटी हमें देखनी पड़ेगी। हमने देखी, अब हम आगे की चर्चा इसकी करेंगे नेक्स्ट सेशन में।